ह्यूमन जीनोम की स्टडी हो गई, सीक्वेंसिंग हो गई, और हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी पता है। अभी जैसे यहाँ पे लास्ट में आपको एक इमेज आया था, उसके लिए कल एक बच्चे ने पूछा भी था मुझसे। तो एक इसमें क्या दिख रहा है आपको? इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है ना, ये कलर है। कलर मतलब फ्लोरेसेंट डाइट। ठीक है, ये कलर एमिट करे। जब ये अपने सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाएगा तो वो कलर रिएक्शन होगा वहां से, उसकी वजह से फ्लोरेसेंस दिखता है। और डीएनए सीक्वेंसर जो है वो इन कलर को रीड करके आपको कलर का ग्राफ दे देता है। दैट इज एक्चुअली ग्राफ, कलर्ड ग्राफ। तो मैंने ये शॉर्ट में बोला था कि ये किसी कई अलग अलग पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, कि रेडियो आइसोटोप होते हैं, ये कलर्ड हो सकते हैं, ये बेस पेयरिंग के रूल से हो सकते हैं। नोन सीक्वेंस है तो यू विल फाइंड द अननोन सीक्वेंस बाय द मीन्स ऑफ बेस पेयरिंग, रूल है ये। तो अलग अलग मेथड में है। यहाँ पे जिस तरीके से आपको दिख रहा है एक सीक्वेंस आपको मिल जाए। तो ये कलर के ग्राफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो यूज हुआ है दैट इज फ्लोरेसेंट डाई, होगा बेस स्पेसिफिक डाइस। ठीक है, जो फ्लोरेसेंस को रिलीज करती है, मतलब कलर रिलीज करती है, और उसको ये डिटेक्ट कर रहा है, ये मशीन डिटेक्ट कर रही है लेजर से, एंड देन उस कलर के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ मिल रहा है। तो जब ग्रीन आ रहा है तो आपको पता है यहाँ पे एडेनिन है, या ऑरेंज आया तो आपको पता है ग्वानिन के लिए यूज किया गया है, थायमिन के लिए पिंक है, एंड सी कहा जा रहा है, ब्लू के लिए सी है। तो यहाँ पे कोई सी आया ही नहीं है। ए जी टी टी जी ए जी ऐसा सीक्वेंस जो आ रहा है दैट इज बेस्ड ऑन द कलर। तो ये फ्लोरेसेंट डाई वाला, फ्लोरेसेंट लेवल वाला एग्जाम्पल है। तो सेम वे में अब बेस पेयरिंग और कटिंग ये सारी चीजें पता है, तो हम क्या पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से किस तरीके से डिफरेंट है। उस डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अननोन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसके सैंपल से मैच कर। दैट इज सिंपली डीएनए फिंगरप्रिंट, एंड यू कैन रिलेट इट विद योर फिंगरप्रिंट। आपके आधार कार्ड बने होगा तो फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, आप कितने पढ़े लिखे हो वहां पे थंब इम्प्रेशन देना ही देना है। रेटिना स्पेसिफिक है, ठीक है, फिंगरप्रिंट स्पेसिफिक होते हैं। तो हम 99.9% सेम है, बट स्टिल देयर इज डिसिमिलरिटी बिटवीन एवरी ह्यूमन बीइंग, ओके, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो जो डिसिमिलरिटीज हैं उन्हीं डिसिमिलरिटीज में से कुछ फैक्टर्स को निकाल के हमने एक मेथड बना दी, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिससे आइडेंटिफाई हो सकता है कि एग्जैक्टली सिमिलर किससे ये मैच किया। और इसको आप कई सारे क्राइम सीन के बेस्ड स्टोरी को देखने में, जैसे आर्टिकल 15 एक मूवी है उसमें दिखाया, अंशुमान खुराना सैंपल भेजता है बाहर, तो रेप के डायग्नोसिस में और कई चीजों के डायग्नोसिस में, कोई जैसे आरुषि हत्याकांड हुआ था, तो वो तो बहुत हाई प्रोफाइल केस में कन्वर्ट हो गया, आज तक सुलझा ही नहीं। तो दैट इज लाइक कि अगर डीएनए फोरेंसिक है, हो चुके हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी क्राइम सीन से क्राइम का पता नहीं चले। इसके पीछे सब मिली भगत और सारी चीजें होती है। बट ये हमें पता है कि ये टेक्निक इतनी एडवांस है और ये इतनी अच्छी है कि अगर हम इस रूम के फिंगरप्रिंट्स निकालें तो आप सबके फिंगरप्रिंट्स और आप सबका डीएनए हो सकता है फोरेंसिक साइंस। ठीक है, और फिर जो भी उसमें कोई एक अनवांटेड अनमैच सा दिखेगा उसको टारगेट कर लिया जाए। तो इस तरीके से होता है। उसको देखते हैं कि उसका बेसिस क्या है। As stated in the preceding section, 99.9% of base sequence among human is the same. कैसा है ये? सेम है, मतलब सिर्फ 0.1% का वेरिएशन है। Assuming human genome as 3 into 10 की पावर 9 base pair. In how many bases sequence would there be difference? इसका आपको 0.1% निकालना पड़ेगा। It is this difference in sequence of DNA which make every individual unique in their phenotypic appearance. और इन्हीं differences की वजह से हम phenotypically अलग-अलग दिख रहे हैं। If one aim to find out genetic differences between two individuals or among individuals of a population, sequencing of DNA every time would be a daunting and expensive task. अगर आप अपनी क्रोमोसोम प्रोफाइलिंग कराते हो और उसकी ही कॉस्ट 2.5 से 3 लाख है, तो यू विल सी कि एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए जब अरब लगे थे, तो हर बार अगर करना होगा तो ऐसे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। और एक एक सीक्वेंस अगर आप अरब नहीं लगा रहे हो, आप किसी क्रोमोसोम को भी स्टडी कर रहे हो,
और उसको रिपीटेड करना पड़ेगा, तो दैट इज एक्सपेंसिव। तो इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया कि ह्यूमन जीनोम जो है वो स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर आपका सैंपल एज अ टेस्टिंग सैंपल चल सकता है। तो वो नंबर ऑफ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को फाइंड आउट करके दे देगा, क्योंकि ये कंप्यूटर में सेव है। क्लियर? लेकिन हर बार डीएनए सीक्वेंसिंग करेंगे तो वो एक एक्सपेंसिव मेथड हो जाएगा। इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर टू सेट ऑफ 3 into 10 की पावर 6 बेस पेयर। क्यों? क्योंकि एक आपने ले लिया है और दो को आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड हो गया ह्यूमन जीनोम, और देखना है आपको कि दो में कौन सा कितना मैच है, तो दो सैंपल को आपको स्टडी करना पड़ेगा। जैसे जस्ट सपोज कोई क्राइम सीन है, तो एक क्राइम सीन पे मिला हुआ सैंपल है और एक किस पे डाउट है, कौन सस्पेक्ट है उसका सैंपल है, तो दो सैंपल आपको टेस्ट करने पड़ेंगे, तभी दोनों में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी आएगी। इज इट क्लियर? वही लिख रहा है। 3 into 10 की power 6 base pairs. DNA fingerprinting is a very quick way to compare the DNA sequences of any two individuals. DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific region in DNA sequence called repetitive DNA marker. Because in these sequence, a small stretch of DNA is repeated many times. ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के एडवांस मतलब क्या आउटपुट आए, उससे फ्यूचर एक्सपेक्ट क्या होते हैं, वहां पे भी कल मैंने बताया था। ठीक है, तो उसी का एक एप्लीकेशन देख रहे हैं कि उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कैसे यूज करना है। These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA. बाकी जीनोम से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, रिपीटेटिव फ्रैगमेंट पे। The bulk DNA forms a major peak and the other small peaks are referred to as satellite DNA. ठीक है, जो आपके रिपीटेटिव है, छोटे छोटे सैटेलाइट। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप इसका पीक जनरेट करोगे तो एक आपको बड़ी पीक मिलती है, दैट इज द अबाउट द बल्क डीएनए, और एक आपका मिलेगा अबाउट द रिपीटेड डीएनए। तो ये बल्क डीएनए में एक्सॉन्स तो सबके सेम है लगभग। ठीक है, कौन कितना एक्सप्रेस कर रहा है, क्या कॉम्बिनेशन है, दैट इज द रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से आपकी आंखें अलग है, मेरी आंखें अलग है, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। दैट इज द कोडिंग पोर्शन, उस पर बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, उनको एक साइड ही रखना है। उसके अलावा भी बहुत सारा जंक डीएनए भी आपका और मेरा एक ही है, उसकी भी बात नहीं हो रही है। इसलिए सब कुछ कहाँ मिला है, एक बड़े बैंड में, मेन बैंड जो कॉमन चल रहा है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ओके, बट जो रिपीटेटिव है उनको बोलते हैं सैटेलाइट, और उनकी एक छोटी बैंड बनती है, मतलब पीक बनेगी। क्लियर है? अब इसी को जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो और इसको ग्रेडियंट से देखते हो, तो आपको ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा जाएगा, यहाँ डीएनए ज्यादा है, इसका वेट हाई होगा। तो जो सीजियम क्लोराइड का सेंट्रीफ्यूगेशन बताया था बाइंडिंग के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे भी मीडियम यूज किया जाएगा, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट बैंड आपको ग्रेडियंट्स मिलेंगे, मेन एंड सैटेलाइट। ओके, कितने रिपीटेड फ्रैगमेंट है, कितने टाइप के हैं, उसके बेस पे सैटेलाइट डिफरेंट होंगे। क्लियर है बच्चा? समझ में आ रहा है? तो एक डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग सेंट्रीफ्यूगेट करके हमने अलग अलग इसके बैंड को ऑब्टेन कर लेते हैं और फ्रैगमेंट अलग हो जाते हैं। पहले हम जीनोम से अलग करेंगे तब ना कि हम चाह क्या रहे हैं। आप सब्जी खरीदने जाते हो तो सब्जी मंडी से वही लेते हो ना जो आपको लेना है, उसको अलग कर ले। तो हम रिपीटेटिव डीएनए खोजना चाह रहे हैं अपना, तो पहले तो हम मेन बैंड से उसको अलग कर लें, मतलब मेन जो कॉमन वाला है, जो फंक्शनल है, जिसके बारे में बहुत पता है, वो तो सिमिलर चल रहा है, उस पर हमें बात ही नहीं करनी, तो वो सब हमने अलग कर लिया। अब जो छोटे छोटे बैंड बने, इनके सिक्वेंसिंग कर लें, इनको स्टडी कर लें, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि मेरा कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज द रिपीटेटिव फ्रैगमेंट। अब इसको और थोड़ा डिटेल लाइफ में, डेली लाइफ में रिलेट करते हैं। जैसे आपने कुछ ऑर्डर किया, कोई फ्रेजाइल सब्सटेंस ऑर्डर किया है, और वो साइज में कांच का है या कुछ समथिंग लाइक फ्लावर बास टाइप का आपने कुछ ऑर्डर किया है, और वो पैकिंग में आ रहा है, तो वो प्रॉपर एक बॉक्स के अंदर आता है, उसके इर्द गिर्द थर्माकोल होता है। जैसे टीवी ऑर्डर किया, तो टीवी के डिब्बे में सिर्फ टीवी तो नहीं आती है, एक पॉपअप वाला पूरा उसका पॉली बैग से कवरिंग आएगा,
फिर थर्मोकोल की कवरिंग आएगी। क्यों है ये सब है प्रोटेक्शन के लिए। तो सेम वे में जो जीन वाली इंफॉर्मेशन है वो हो गई टीवी, और सारी कवरिंग उसकी क्या हो गई, सब जंक डीएनए हो। बट अब बच्चे को खेलना है थर्माकोल से, तो उसको टीवी से काम नहीं है, वो चाहता है कि इस बॉक्स से थर्माकोल दे दो, और वो पटपट करने की आदत होती है, फोड़ने की आदत होती है। मुझे भी बहुत मजा आता था, भैया और मैं लड़ जाते कि रिमोट का आया या किसी भी चीज के कवर में आता था। अब तो बहुत इजीली मिलता है ना, पहले इतना इजीली नहीं मिलता था। तो जब भी वो आता था तो एक फाइट होती थी कि इस पोर्शन का तुम करोगे, इस पोर्शन का हम करें। तो हमें उससे इंटरेस्ट है, उसमें क्या पैक होके आया वो हमारा इंटरेस्ट की चीज नहीं है, जबकि वैल्यू उसकी ज्यादा थी। तो कोडिंग पोर्शन की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन वो कॉमन चल रहा है, उससे हमें नीड नहीं है। तो हमने सैटेलाइट बैंड वाले फ्रेगमेंट को अलग कर लिया। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो जीनोम है, जीनोम के अंदर बल्क डीएनए है, बल्क डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन डीएनए था, एक्सॉन्स थे। उसको सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास बहुत सारा जंक डीएनए है। इसी जंक डीएनए में से हम अपने काम की चीज निकाल रहे हैं, कुछ दैट रिपीटेड पार्ट, जिसकी वजह से मैं यूनिक हूँ। ओके, वही होता है। उसको एनालाइज करके अगर वो मैच हो गया तो सस्पेक्ट का और क्राइम सीन पे मिला हुआ सैंपल प्रूफ हो जाता है कि वो उसी का है, क्योंकि दैट इज वेरी यूनिक। जैसे डीएनए, जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक है, वैसे डीएनए फिंगरप्रिंट भी यूनिक है। तेज रिपीटेटिव डीएनए ये हो गया। सैटेलाइट डीएनए आपको समझ में आया? इसको शॉर्ट में बोलते हैं सैट डीएनए। ये भी क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम के बनने के टाइम भी अपन ने इसके बारे में बात की हुई है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पढ़ाया हुआ है, वहां पे भी बात की हुई है। ओके बच्चा, डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन, एटी रिच और जीसी रिच। ए टी से बाइंड करता है, अगर ए रिच होगा तो ऑब्वियसली टी रिच होगा। जी सी से बाइंड करता है तो जी रिच होगा, तो सी रिच होगा। क्लियर? लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ repetitive units, the satellite DNA is classified into many categories such as micro and mini satellite. These sequence normally do not code for any protein. मैंने बोला ये टीवी नहीं है, ये उस बॉक्स में आई हुई टीवी नहीं है, लेकिन हमें इसमें इंटरेस्ट है, तो हमें वो थर्मोकोल चाहिए, वो पॉलीबैग चाहिए। बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, ताकि प्रोटेक्ट रहे इंफॉर्मेटिव पार्ट। These sequence show, this is again MCQ और स्टेटमेंट वाइज MCQ है बेटा। करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए आएगा या इनकरेक्ट। These sequence show high degree of polymorphism, तभी ये तुम्हारे में अलग है, मेरे में अलग है, करोड़ों अरबों की आबादी में सबका अलग है। तो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। क्लियर है बच्चा? समझ में आ रहा है ये हाई डिग्री क्या कह रहा है? मतलब ये वाले पोर्शन सब में अलग अलग है, बहुत ज्यादा। एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसीलिए वो किसी एक पर्सन का इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो जाएगा। इसको बोलते हैं RFLP। जो टेक्निक आएगा दैट इज रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, किसी रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट की लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म का होना, दैट इज RFLP। तो किस फंडामेंटल, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? This is direct question. It is based on the restriction fragment length polymorphism. Is it clear? कोई पॉलीमॉर्फिज्म ज्यादा शो कर रहा है कौन सी जगह? एक रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट है डीएनए पे जिसकी लेंथ वेरी कर सकती है, और वो सबका इंडिविजुअल पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। वो काफी ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म है, हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर रहा है। इसी रिस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट को आइडेंटिफाई करके आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिजाइन कर सकते हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, RFLP का फुल फॉर्म याद रखना है, एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है, किस फंडामेंटल पे बेस्ड है? दैट इज रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, फिर वही कहानी है, सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन। आपको इतना तो कॉमन पता है कि हेयर का जो आपको हेयर वाला पोर्शन दिख रहा है दैट इज नॉट द लिविंग, वो लिविंग नहीं होता है। फॉलिकल जो रूट में है वही लिविंग है, रोए में भी सेम कहानी है। ब्लड की बात कर रहा है तो आरबीसी को इग्नोर करना, टोटली लिविंग है लेकिन ई न्यूक्लिएटेड है। क्लियर? हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, दैट्स व्हाई ये सभी क्या है, सैंपल देते हैं। आप क्राइम सीन पे इस तरीके का कुछ ढूंढते हो, जैसे
अगर किसी किसी सीन में देखोगे कि सस्पेक्ट का सैंपल लेना है तो सस्पेक्ट को बुलाओ, चाय पिलाओ, फिंगरप्रिंट ले लो, इस तरीके का सीन दिखाते हैं। ठीक है। गर्ल्स का केस क्या दिखाते हैं, कॉम्ब के पास जाते हैं, उसके टूटे हुए बाल ढूंढते हैं उसके रूम में, ऐसे सीआईडी में दुनिया भर के सीन दिखाते हैं और तुरंत उसके बाद दया सॉल्व कर देगा केस। सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, कुछ भी। स्किन कहाँ मिलेगा, अगर जस्ट सपोज कोई फाइट हुई है दोनों के बीच में तो नेल्स में मिलती है स्किन। क्लियर। जो भी डेड पर्सन होगा उसके नेल्स वगैरह में स्किन मिल सकती है, तो ये सब सैंपल हो जाता है। बोन, सलाइवा, स्पर्म फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अगर एक इंडिविजुअल के ये सारे पार्ट होंगे तो हर जगह उसका पॉलीमॉर्फिज्म सेम होगा ना बेटा। क्लियर है। मेरे अगर आप डीएनए सैंपल को लेना चाहोगे, मेरे हेयर फॉलिकल से लोगे तो भी वही मिलेगा, मेरे ब्लड से लोगे तो भी वही मिलेगा, उसमें भी वही रिपीटेड सीक्वेंस होंगे जो मेरे हेयर फॉलिकल में है, जो स्किन में है, एवरीवेयर, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स सेम है पूरे बॉडी। ओके। दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फोरेंसिक एप्लीकेशन। आपको डीएनए क्योंकि सेल के अंदर है इसलिए एटलीस्ट एक सिंगल सेल सैंपल तो चाहिए ताकि आप डीएनए को आइसोलेट करें। उसके बाद उसको पीसीआर कर लेते हैं, उसकी कॉपी बनाते हैं, एम्पलीफाई कर लेते हैं, फिर टेस्टिंग होती है ताकि वो मिस ना हो जाए। ठीक है। जैसे कोई केस बहुत लंबा चलता है ना तो उसके रिकॉर्ड धीरे धीरे गायब होते रहते। ठीक है। Further, as the polymorphisms are inheritable from parent to children, DNA fingerprinting is the basis of paternity testing. एक और एप्लीकेशन ध्यान रखो। In cases of dispute, ठीक है, कोई अगर क्लेम करता है कि मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के फादर ये हैं, और मोस्टली ऐसा उल्टा तो होता नहीं है, फादर कभी क्लेम नहीं करता, मदर ही क्लेम कराती है, तो उस केस में क्या होता है, फादर का डीएनए टेस्ट होता है और बच्चे का डीएनए टेस्ट होता है। तो अगेन दो सैंपल क्योंकि मैच कराना, तो दो सैंपल दोनों के बीच में सिमिलरिटी यहाँ पे मैच होगी, आइडेंटिकल नहीं होंगे। फादर और बेटा दोनों अलग अलग इंडिविजुअल है, लेकिन क्या है, चांसेस ऑफ सिमिलरिटी देखते हैं, ये देखते हैं। और जो सस्पेक्ट वाला सीन है वो आइडेंटिकल होगा, वो टोटली मैच करेगा। समझ रहे हो बात क्या बोल रहे हैं। फादर का बच्चे से सिमिलरिटी ज्यादा होगी और उसको पैट मदर और फादर के बीच में आएगा कहीं, उधर से भी जीन आ रहे हैं, इधर से भी जीन आ रहे हैं, तो कितना परसेंटेज ऑफ सिमिलरिटी मैच की, दैट डिफाइन कि हाँ फादर यही है। लेकिन जब आप क्राइम सस्पेक्ट वाला सीन देखते हो वहां पे 100%, क्योंकि वो आप ही का ब्लड गिरा होगा, आप ही का स्किन है, आप ही का हेयर फॉलिकल मिला होगा, तो दैट शोज 100% सिमिलरिटी, दैट इज आइडेंटिकल। Further, as the polymorphisms are inheritable from parents to children, DNA fingerprinting is the basis of paternity testing in cases of dispute, जहाँ पे dispute। ओके। अब ह्यूमन जीनोम की बात करो तो एक छोटा सा मिस होता है तुमसे जब डिजीज बताया था तब भी, कि ध्यान देना है एनिमल के अंदर एक और लोकेशन है जहां डीएनए है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है। प्लांट का केस होगा तो क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी। ठीक है। अब छोटी सी एक इंफॉर्मेशन लिख लो। नेम इंडिकेट कर रहा है माइक्रो, मिनी, मैक्रो, तो नंबर ऑफ बेस पेयर कितने प्रेजेंट है, जो आपका रिपीटेड फ्रैगमेंट है वो कितने नाइट्रोजनस बेस का या न्यूक्लियोटाइड का है, उसके बेसिस पे आप उसको, सैटेलाइट तो वो है लेकिन माइक्रो है, मिनी है या मैक्रो है। ठीक है। एनसीईआरटी में दो ही दिया हुआ है, मिनी एंड माइक्रो। यहाँ पे आप बस जहाँ पे लिखा हुआ था ना वहीं पे लिख लो 1 to 9 बेस पेयर, तो माइक्रो हो जाएगा। 9 यहाँ तक आ गया है तो 10 to 100 चले जाओ, मिनी हो गया, एंड 100 के ऊपर चले जाओ तो मैक्रो हो गया। तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड कि ये लार्जर सैटेलाइट सीक्वेंस होते हैं, मैक्रो सैटेलाइट। इनको बोलते हैं टैंडम रिपीट्स, टैंडम रिपीट्स। ठीक है। कुछ पैटर्न होगा जिस पैटर्न पे ये रिपीट कर रहे हैं, टैंडम रिपीट्स, और ये कांस्टेंट हो जाएगा, फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ये कांस्टेंट है और इन्हीं रिपीट्स को आपको मैच करना है। देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने बोला कि 1 to 9 बेस पेयर,
ATT ATT 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये लेंथ है, चलो इतना नहीं लेते, ATTA ले लेते हैं, ठीक है। ये रिपीटेड फ्रेगमेंट है मेरा, और ये बार बार मिल रहा है, मुझे कोई मिनी सैटेलाइट मिला ही नहीं। तो दिस इज माय सैटेलाइट, ये मेरा सैटेलाइट है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में हर 1000 या 100 या 500 न्यूक्लियोटाइड के बाद रिपीट हो रहा है। ओके, इसी तरीके से अगर रिपीट होने वाला सीक्वेंस 10 से 100 बेस पेयर का है, जस्ट सपोज कुछ ऐसा सीक्वेंस है जो रिपीट हो रहा है और उसके अंदर खुद 25 नाइट्रोजनस बेस है, तो ऑब्वियसली उसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री रूल चल रहा होगा, तो बेस पेयर हो गए। ये रिपीट हो रहा है, तो मेरा जो रिपीटेटिव डीएनए है वो क्या होगा, मिनी सैटेलाइट होगा। तो किसको बेसिस पे आप स्टडी कर रहे हो, ऑब्वियसली जो बड़ा होगा उसके चांसेस ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये तो रैंडम भी हो सकता है ना, इतने छोटे सीक्वेंस आप ले रहे हो तो ये तो रैंडम भी मिल सकता है आपको, जितना बड़ा होगा उतना एक्यूरेट होगा। जैसे देखो सिंपल, आप कोई तुक्का मार के पढ़ाई कर रहे हो, कोई ऐसे क्रैश कोर्स कर लिया, या आपने कोई 100 क्वेश्चन, ठीक है, टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज ले ली, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि 1000 में आएगा, लेकिन आप पूरा पूरा का पूरा आपने सिलेबस खत्म किया है और अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, तो यहाँ चांसेस, यहाँ गारंटी ज्यादा है, वहां टोटली माइक्रो सैटेलाइट ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाई चांस मैच करने की पॉसिबिलिटी भी है, बाई चांस रिपीट होने के भी चांसेस है। ये मिल सकता है आपको कहीं पे, जीन के अंदर भी मिल सकता है, 4 ही तो सीक्वेंस लिया आपने, ठीक है। तो मैक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट मोस्टली यूज होते हैं, एक टर्म आपको याद रखना, DRs, टैंडम रिपीट्स। A satellite is highly repetitive DNA sequence with each repeated sequence ranging from 1000 to several thousand base pair. कितनी बार रिपीट होगा ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और क्या है वो भी वेरी करता है। The entire satellite can be up to 100 million base pair long. ओके, एक कंप्लीट सैटेलाइट की आप बात करो, मैक्रो सैटेलाइट, तो वो इतना बड़ा भी हो सकता है। अब इतने बड़े से भी हमारा काम नहीं चले, इतने बड़े के भी हम पेयरिंग पैटर्न वगैरह देखेंगे, बैंड देखेंगे, तो भी रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे नहीं आएंगे, इसलिए रेंज वाला बीच का सब कुछ अच्छा चलता है इस केस, ठीक है। तो अब ये आपको क्या दिख रहा है, एक पूरा कंप्लीट क्रोमोसोम जिसमें कुछ टर्म दिए हुए हैं, रिकॉल करो, सेंट्रोमियर बीच में, या ये मेटासेंट्रिक है तो बीच में दिख रहा है आपको, इसके अकॉर्डिंग पोजीशन डिसाइड होता है। एंड पे टीलोमियर, जो कि ह्यूमन में नहीं पाया जाता, टीलोमेरिक क्रोमोसोम कोई भी नहीं है, क्रोमोसोम कोई भी नहीं है, टीलोमियर एंड है, ओके, मतलब यहाँ पे सेंट्रोमियर कोई भी नहीं है। फिर आपको रिपीटेटिव डीएनए के फ्रेगमेंट दिख रहे हैं, ठीक है, और कुछ जीन्स होंगे ऑब्वियसली, फिर यहाँ तो जीन की लोकेशन, जीन के आइडेंटिफिकेशन, फंक्शन, ये सब चीजें पता चल गई। तो नाउ फोकस इस टेक्निक के लिए कहाँ हो रहा है, रेपिटेटिव डीएनए पे, तो उसको हाईलाइट कर लिया हमने। अगर इन रीजन ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रो और यूक्रोमेटिन याद है, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, क्या है डिफरेंस दोनों में? स्टेन कौन सा कॉम्पैक्टली पैक्ड है, हेट्रोक्रोमेटिन कॉम्पैक्टली पैक्ड है, और जो कॉम्पैक्टली होगा वो डार्क स्ट्रेन को भी देता है, और जो कॉम्पैक्टली है वो लेस फंक्शनिंग जोन होता है, कंडेंसेशन में वो कंडेंसेशन में कंडेंस हो चुका है, तो वहां पे फंक्शन के चांस कम। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप टर्म को समझो, SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फाइज अराइज ड्यू टू सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन, ट्रांजिशन हो या ट्रांसवर्जन हो, उसी की वजह से आ रहा है एक दूसरे इंडिविजुअल, और सिंगल न्यूक्लियोटाइड इंसर्शन और डिलीशन, सिंगल वर्ड है। These point mutation give rise to different alleles with alternative bases at a particular nucleotide position, जहां पे उसमें polymorphism है। SNPs या SNPs are the most abundant polymorphisms in the genome, coding and non-coding, ये आपके NCERT में भी मेंशन किया हुआ है। These single nucleotide variants can be detected using PCR, microchip array or fluorescent technology, वो सिंगल जगह जहां पे पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है,
मतलब जस्ट सपोज मैंने 100 न्यूक्लियोटाइड लिए हैं, उस 100 में 55 वाला है डिफरेंट और 10 लोगों के सैंपल में सिर्फ 55 55 55 पोजीशन वाला डिफरेंट है, बाकी सब सेम। तो देयर इज पॉसिबिलिटी बाय चांस फिनोमेना कि वो उस 55 को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होगा। क्लियर है बच्चा? ये एसएनपीज की प्रॉपर्टी होती है। एसएसआर क्या होता है? शॉर्ट सेगमेंट रिपीट्स ना, हाँ मतलब एसटीआर, शॉर्ट टैंडम रिपीट माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है, जितना छोटा होगा उतने चांसेस है उसके रिपीट होने के, और उसके नंबर ज्यादा होंगे, वो ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। कोई अपने आप में 1 बिलियन है तो 1 बिलियन कितनी बार रिपीट हो सकता है? जैसे जस्ट सपोज वही टीवी अगर पैक करके आई है, दो बड़े बड़े आपको इस साइड में थर्माकोल रखे हुए हैं, और वो टीवी के ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिजाइन होते हैं। वो जब नहीं होता था, जब इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कैसे आता था? उसके अंदर पन्नी है, उसके अंदर इवन वो फूस जो होता है ना, भूसा, उसको भी भरा जाता था। कई चीजें ऐसी भर दी जाती है, कई पेपर, कपड़े जो वेस्ट है वो पहले बिकते थे। ठीक है, आप वो वेस्ट दो तो उसको फिलिंग की तरह यूज करते थे। समझ में आ रही है बात? तो वही चीजें हैं कि आपने कोई चीज कितनी रिपीटेड यूज की, और वो कोई छोटा सेगमेंट है तो उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे नहीं देख सकते हो। तो एसएसआर इज माइक्रो सैटेलाइट अप टू 1 to 9 या 1 to 10 लिखा है तो भी करेक्ट है। 1 to 9 ज्यादा एक्यूरेट होता है। इट इज लाइक कि ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड का जो कंफ्यूजन था वही है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ TG8 मतलब TG दो न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड है 8 टाइम। TG 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 ये समझाने के लिए दे दिया तुम्हें। ठीक है, AAT रिपीटेड सेगमेंट है क्योंकि 1 से 10 आप बोल रहे हो ना, तो 1 का तो वैसे भी कितना ले लोगे, 2 एटलीस्ट 2 का होना चाहिए। तो TG को आप समझो, AAT में आप समझो AAT 6 टाइम रिपीट हो रहा है। ओके बच्चा, क्लियर है? CA 8 टाइम। अब इस सीक्वेंस में क्या है, CA का टैंडम रिपीट्स है कितने बार, 8 टाइम। छोटा सेगमेंट है तो क्या है, ये माइक्रो सैटेलाइट। एसएनपी समझो, एक सिंगल, ये देखो ये पूरा सेम है, मैन 1 मैन 2 मैन 3, लेकिन एक सिंगल लोकेशन है जहां पे डिफरेंसेस दिख रहे हैं। इस पे आप, ये है एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फ। ये तो एक डिफरेंस आपको मिला, ये मिस भी हो सकता है, लेकिन देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये मैन 1 का रिपीटेड सीक्वेंस, इसका रिपीटेड सीक्वेंस, इसका रिपीटेड सीक्वेंस, सीक्वेंस इज सेम। अगेन सीक्वेंस सेम है, लेकिन कितनी बार रिपीट हो रहा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, दैट इज कांस्टेंट। तो एक चीज ये भी देखते हैं कि शॉर्ट टेंडम रिपीट्स कितनी बार रिपीट हुआ है। अगर जो सैंपल मिला है उसमें 5 टाइम एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट में रिपीट है, तो वो सैंपल मैच किससे करेगा, मैन 1 से। ओके, तो हम किसको फोकस कर रहे हैं, रिपीट्स को। इज इट क्लियर? फ्रेगमेंट कौन सा है और कितनी बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेड फ्रेगमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है पर्टिकुलर सेगमेंट में, क्या डिस्टेंस है, क्या उसका पैटर्न है रिपीट होने का, ये सब मैच करके आ सकता है। क्योंकि देयर इज पॉसिबिलिटी ना कि ये देखो जैसे ये दो सैंपल दिख रहे हैं आपको, इसका भी तो यही है, इसका भी यही है, तो ये तो गलत रिजल्ट दे देगा। और हम कह रहे हैं आपको कि डीएनए फोरेंसिक की रिपोर्ट एकदम 100% श्योर आती है। ओके, इसका मतलब उसके और भी बहुत फैक्टर होते हैं जो उसको मैच करने होते हैं। फिर है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वही हो गया VNTR, कितनी बार है, कितने नंबर है जो टैंडम रिपीट्स है, वो कितनी बार, दैट इज द वेरिएबल इन वैन 1 वैन 2 वैन 3, उसी को बोलते हैं टैंडम रिपीट्स अकर इन डीएनए when a pattern of one or more nucleotide is repeats and the repetition are directly adjacent to each other। अगर आपको VNTR पूछता है तो VNTR को भी आपको पॉलीमॉर्फिज्म में अपर देना होगा, मतलब वो थोड़ा सा एडवांस पूछ लिया आपसे। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट में भी उसने क्या बोल दिया, वेरिएबल, मतलब फ्रेगमेंट तो रिपीटेड है लेकिन कितने नंबर ऑफ रिपीट्स हैं, तो VNTR और एडवांस आ जाएगा। दोनों का ऑप्शन दिया, RFLP एंड VNTR, देन बोथ। Scientists use polymorphic loci that are known to contain VNTRs, STRs, ठीक है, short tandem repeats, variable number of tandem repeats, in order to differentiate people based on their DNA। तो एक क्या हो गया, फ्रैगमेंट रिपीट है, और एक बात हम क्या कर रहे हैं,
फ्रैगमेंट जो है वो रिपीट है, लेकिन कितने टाइम रिपीट है, नंबर ऑफ टाइम। ओके, क्लियर है? जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 में हम पढ़ रहे हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 1 में सस्पेक्ट में कितने रिपीटेड सीक्वेंस मिले हैं, पी आर्म में या क्यू आर्म में, और जो सैंपल मिला है उसमें कितने रिपीट्स हैं, दैट इज मोर एक्यूरेट। तो बीएनटीआर और थोड़ा डेप्थ में आ गया अपन। रैंडम रिपीट समझ में आ गया? रिपीटेड यूनिट 8 टाइम, रिपीटेड यूनिट 20 टाइम, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि रिपीटेड यूनिट कितनी बार। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप आ जाओ, ये पूछता है स्टेप सीक्वेंस, ध्यान रखना बेटा, इसमें जो पीसीआर गलती करते हैं बच्चे, दैट इज अ स्टेप नॉट अ टेक्निक। कई मल्टीपल टेक्निक की बनी हुई जब टेक्निक होती है, जब चीजें होती है, तो आपको एक स्टेप के लिए पीसीआर दिया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन आरएफएलपी एंड वीएनटीआर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। उसमें पीसीआर भी दिया था, बच्चे पीसीआर किए थे, टेस्ट सीरीज में आया। पीसीआर क्यों नहीं करना है कि पीसीआर एक स्टेप है अंदर, दैट इज नॉट टेक्निक जिसपे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिजाइन हो रहा है। तो चलो वही कहानी, एक क्राइम सीन पे चलते हैं। क्राइम सीन पे क्या करेंगे, वहां पे जो सैंपल है उसको कलेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल। इट कुड बी हेयर, इट कुड बी फिंगरप्रिंट, इट कुड बी स्पॉट ऑफ ब्लड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो वहां लिविंग का आपको पार्ट मिलता है, दैट इज द बायोलॉजिकल सैंपल। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, मेन डीएनए को एक साइड करना है, रिपीटेड सैटेलाइट को एक साइड करना है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए इन पीसीआर, डीएनए आपका खो न जाए, डिस्टर्ब न हो जाए, दोबारा थोड़ी क्राइम सीन मिलेगा। एक ही क्राइम सीन को आपको पूरा रिवील करना है, केस स्टडी करना है, तो पहले जो डीएनए आप सैंपल में लेके आए हो उसको एम्पलीफाई कर लो, जैसे कल बताया था, तो उसकी कई सारी कॉपीज क्रिएट कर लो। कटिंग द डीएनए फ्रैगमेंट, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करो, और पूरे डीएनए को तो आप कर नहीं पाओगे एक बार में, तो उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट में तोड़ लिया। अरेंजिंग द फ्रैगमेंट बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर एग्रोस जेल को यूज करके इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से डीएनए को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैगमेंट लेंथ। Arranging the fragment by using electrophoresis, transferring the fragment on nitrocellulose membrane. नोट करना, ये पूछा गया है। NCM, इसका मतलब जब डीएनए उसमें सेपरेट हो गया तो उसके ऊपर आप ऐसे, जैसे आपने कार्बन देखा हो, कार्बन कैसे वर्क करता है, आप ऊपर लिखोगे पेपर पे, कार्बन की वजह से वो नीचे प्रिंट हो गया। तो सेम वे में क्या है, जो डीएनए है उससे रिएक्ट करके नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे एक इंप्रेशन आ जाए, ऐसे आप समझ लो। कोई आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव यूज करोगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री को बाइंड करा लेगा। तो देयर इज अगेन, तो सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफर करना है उस फ्रेगमेंट को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। अब डीएनए आ गया, जेल से निकल के आ गया नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, तो उसको क्या करना है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन सीक्वेंस पता करना है। तो आप नोन को डाल दो, जहां से वो बाइंड करेगा, नोन तो ऑलरेडी पता रहेगा क्योंकि सस्पेक्ट से तो क्राइम सीन से तो आप ले ही आए हो सैंपल, क्राइम सीन वाला सैंपल तो आपको पता रहेगा ना बेटा, उसको तो डिकोड कर लोगे, तभी तो सस्पेक्ट को उससे मैच करोगे बार 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 बार। जितने सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2, 3, 4, 10, सबके सैंपल आप मैच करोगे। तो क्राइम सीन वाला तो नोन है, तो ट्रांसफरिंग द फ्रैगमेंट के बाद क्या करना है, हाइब्रिडाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव प्रोब। रेडियो एक्टिव क्यों लगाए, या तो रेडियो लेबल करते हैं या तो फ्लोरेसेंट करते हैं, हमें कुछ दिखे तो, एटीजीसी वहां लिखा नहीं है ना, तो हमें दिखेगा कि वो रिएक्शन किसका हो रहा है, एडनिन का हुआ, थायमिन का हुआ, ग्वानिन का हुआ, साइटोसिन का हुआ, कहाँ पे क्या रिएक्शन कर रहा है, इसलिए हम रेडियो एक्टिव प्रोब यूज कर रहे हैं। प्रोब इज शॉर्ट फ्रैगमेंट जिसका सीक्वेंस नोन हो, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को फॉलो करेगा। वॉशिंग द मेम्ब्रेन बिफोर डेवलपिंग एन एक्सरे फिल्म, वॉश करना क्यों जरूरी है, ताकि जो बाइंड नहीं हुआ है वो हट जाए वहां से, वो नॉइज डेटा हो जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन के बीच में अगर आपका गार्बेज है तो वो हमेशा डिस्टर्ब करेगा ना, तो वॉश कर दो, तो जो बाइंड है वो तो जाएगा नहीं, बाइंडिंग तो ऑलरेडी हो रखी है, तो वॉशिंग करने से जो भी गार्बेज है वो रिमूव हो जाएगा। एक इमेज मैं ये आज ग्रुप में शेयर कर दूंगी, देखना इसको स्टेप बाय स्टेप, समझने की कोशिश करना। क्लियर?
डीएनए लिया, एक्सट्रैक्ट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको फ्रेगमेंट किया, फ्रेगमेंट को सेपरेट किया इलेक्ट्रोफोरेसिस से, तो आपको अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ सेगमेंट्स फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे। डीनेचर तो सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट, क्योंकि बाइंडिंग करनी है तो डिनेचुरेशन होना चाहिए, तभी प्रोब जो आप ऐड कर रहे हो वो डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड होगा जब डीएनए, तभी प्रोब आके बाइंड करेगा, वो ऑलरेडी बाइंड रहेगा तो पता नहीं चलेगा। तो denaturation is the phenomena which takes place in little bit higher temperature. टेम्परेचर देने पे बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी, तो डबल स्ट्रैंड कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंड, ये दोनों फ्री हो गए। फ्री हो गए तो अपने आपने जो नोन प्रोब सेंड किया वो यहाँ पे बाइंडिंग अगर शो कर रहा है, मतलब ये आपको फ्रेगमेंट मिल जाएगा। नहीं होगा तो ये वॉश हो जाएगा, हट जाएगा। रेडियो एक्टिव लेबल्ड होगा तो पता चलेगा हमें कि वो कौन सा सीक्वेंस है, कहाँ बाइंड किया है। कवर मेम्ब्रेन विद प्रोब इनक्यूबेटर होता है, जहाँ पे इनक्यूबेट होने देंगे बाइंडिंग। आयुष स्क्रीन विजिबल है, ठीक है चलो, तो यहाँ तक समझ में आया, ध्यान से सुनो। अब वॉश कर लिया, रिमूव किया एक्सेस प्रोब, जो बाइंड वाइंड नहीं किए हैं फ्रेगमेंट सबको रिमूव कर दिया, जो बाइंड किया है उसी से हमारा काम था, उसको विजुअलाइज कर लिया एक्सरे फिल्म पे, उसका प्रिंट ले लिया, ठीक है। तो आप सिंपल सैंपल डीएनए एक्सट्रैक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट, इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट, ट्रांसफर कर लिया नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, एंड देन हाइब्रिडाइजेशन किया, उसमें प्रोब ऐड कर दिया, जहां पे बाइंडिंग होगी वो बाइंडिंग दिखेगा, फिर वॉश कर लिया, तो बाइंडेड वाले को एक्सरे रेज को, दूसरा ये इंस्ट्रूमेंट आ गया जिसमें एक्सरेज होंगी, वो उसके प्रिंट दे देगा कि कहाँ कहाँ पे बैंड प्रेजेंट है, और यही बैंड आपके काम के है। अगर ये बैंड आपके मैच कर गए तो सस्पेक्ट और क्राइम सीन पे मिला हुआ सैंपल करेक्ट मैच हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको फिर से एक एग्जांपल मैंने दिखा दिया, ठीक है। क्राइम सीन पे मिला हुआ सैंपल ये है, फर्स्ट वाला, दिस वन इज क्राइम सीन सैंपल। तीन सस्पेक्ट थे, तीनों सस्पेक्ट के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर दी गई, मैच देखो, इससे एक मैच जा रहा है, यही मैं बता रही हूँ कि कौन कितनी बार कितना बैंड मिलेगा, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी, एक को देख के आप नहीं कर सकते, वो सब मैच हो सकता है बाई चांस, ओके। और सस्पेक्ट है ये, क्राइम सीन पे इसी का सैंपल मिला है, तो यहाँ पे परसेंट ऑफ सिमिलरिटी नहीं दिखेंगे, यहाँ पे सस्पेक्ट टू जो दिख रहा है आपको वो कंप्लीटली आइडेंटिकल मैच है, दैट मीन्स कि जो क्राइम क्रिमिनल है इसमें जो क्राइम किया हुआ है वो कौन है, सस्पेक्ट टू है, और वन और थ्री बरी हो जाएंगे बाई जज, क्लियर, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस समझना, मैंने तो ये सब टेक्निक की हुई है, इस तरीके के बड़े सारे फिल्म भी निकाले हैं, बड़े मजा भी आता है इसमें देखने में। ये फ्लोरोसेंट वाला है, चमकता है, ये आपको दिखता नहीं है, ये मशीन देखती है और ये प्रिंट आपको मिलता है, इट इज लाइक फोटो, ठीक है, जैसे अल्ट्रासाउंड की फोटो आती है उस तरीके का समझ लो आप। तो ये पूरा बनाना होता है खुद से, पहली टेक्निक तो 1 महीना सीखने में इसी को चला जाता है कि आपका एगरोस का प्लेट कैसा बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये बनाते हैं इसमें, तो पहले ही यहाँ पे बेल बनाने के लिए कॉम्ब लगाते हैं, कॉम्ब समझ लो जैसे तुम्हारे हेयर कॉम्ब में ग्रूव्स होते हैं ना, तो आपने कॉम्ब लगा दिया, अब इसके अंदर आप लिक्विड डाल रहे हो, कॉम्ब यहाँ पे लगी हुई है, लिक्विड डाल रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ तो लिक्विड जाएगा नहीं, जहां लिक्विड नहीं गया, जब ये सॉलिडिफाई होता है इसको निकाल लिया तो वो बन जाता है बेल, इसको बोलते हैं बेल। दिस इज द साइट वेयर डीएनए सैंपल इज लोडेड, लोड किया, ये पिपेट है, ये ऐसा नहीं कि चम्मच से उठाया डाल दिया, माइक्रो पिपेट होते हैं, ऐसे लेना पड़ता है, बहुत माइक्रो मिलीलीटर में काम चलता है, ठीक है। पिपेटिंग की, पिपेटिंग भी अपने आप में एक टेक्निक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया, तो क्योंकि डीएनए निगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करता है एज पर डीएनए फ्रेगमेंट, ये लाइटर है, ये मोटा तगड़ा इंसान की तरह दौड़ नहीं पा रहा है तो यहाँ पे ही रह जाता है, और लाइटर दूर तक जाता है, ये भी एमसीक्यू है, क्लियर है। कौन सा फ्रेगमेंट तेज दौड़ेगा, तेज फास्ट सेपरेट होता है, तो ये वेल हो गया, वेल में सैंपल लोड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड दी, तो उसके बाद ये ऑब्वियसली पोरस है ना, रास्ते हैं यहाँ पे, पोर है, मैट्रिक्स है एक तरीके से, और उसमें ये ट्रेवल करके डीएनए यहाँ तक पहुंच गया, दिस वन इज लाइटर डीएनए, ये हैवियर डीएनए होंगे,
ये मिडिल। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कंटिन्यू रखोगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी ये भी धीरे धीरे यहाँ पे आ जाए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं रहेगा, आपको तो सेपरेट करना था। सेपरेशन की टेक्निक है। हाउ डज ए डीएनए प्रूव वर्क? प्रूव प्रूव वर्ड आ रहा है, वो समझ में आना चाहिए। बाइंडिंग एफिनिटी को शो करेगा, तो सिंगल स्ट्रैंड पहले डिनेचर किया, फिर सिंगल स्ट्रैंड, जहां पे प्रोब की बाइंडिंग होगी वो उससे बाइंड कर जाएगा। जैसे जस्ट सपोज प्रोब में है TAA सीक्वेंस, तो वो ATT से बाइंड कर जाएगा। Okay, they have a specific base sequence that is complementary to the base sequence of part of the target allele. और ऑब्वियसली डीएनए प्रोब हम ऐड कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, तो वी नो दैट द सीक्वेंस ऑफ प्रोब, प्रोब का सीक्वेंस क्या है ये हमें पता है। और जब प्रोब जाके बाइंड किया, मतलब TAA हमें पता था, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ATT वहां पे प्रेजेंट है। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन, ये आइडेंटिफाई हो गया एक नोन की वजह से। और रूल क्या था? बेस पेयरिंग का रूल यहाँ पे चल रहा है। ओके, तो डीएनए प्रोब कैसे रेडियो लेबल्ड है, जहां बाइंड होंगे वहां से रेडियो एक्टिव रेज निकलेंगे। रेडियो एक्टिव जो ग्राफ बनाते हैं रेडियोग्राफ, उनसे इसको रीड करेंगे तो कहाँ पे रेडियो एक्टिव रेज निकल रही है, उस लोकेशन को वो रीड करके इमेज दे देगा। तो दैट इज कि आपको लोकेशन पता चल जाएगा कि बाइंडिंग कहाँ है, जहां बाइंडिंग है वहीं पे प्रेजेंट होगा। बाइंडिंग नहीं होता तो वॉशिंग हुई है उसमें चला जाता है। तो बाइंडिंग पैटर्न से आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि बाइंड कहाँ पे किया है, और इसका सीक्वेंस नोन है तो इसका सीक्वेंस क्या था। हाँ, फ्लोरोसेंट डाई स्पेसिफाई है, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन की। डीएनए की डाई भी स्पेसिफाई है। फिर स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस के लिए आपको अगर करना है तो भी वो स्पेसिफाई है। रेडियो लेवल भी स्पेसिफाई है, प्रोब स्पेसिफिक भी है, ये सब स्पेसिफिक है। ये प्रॉपर आते हैं, इनको ऑर्डर करके मंगाना पड़ता है और बहुत कॉस्टली होते हैं। आपको एकदम बढ़िया लेवल पे मिलता है, ये रिसर्च लैब में मिलेगा। एनसीईआरटी ऐसा है देखना। एज पॉलीमॉर्फिस इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग of human genome as well as DNA fingerprinting. It is essential that we understand what DNA polymorphism means in simple terms. Polymorphism variation at genetic level arises due to mutation. एक wild से जितना भी variation आया है that is generated from a single white sample जो रहा होगा आपका, उसी से सारी म्यूटेंट आते हैं। और म्यूटेंट जो हार्मफुल नहीं है वही आपको वेरिएशन दिख रहा है। फिर आता है रिकॉम्बिनेशन। तो वेरिएशन के दो मेन फैक्टर है, एक म्यूटेशन एक रिकॉम्बिनेशन। तो हम वाइल्ड से जो भी वेरिएशन होता है उसके लिए म्यूटेशन को इंपॉर्टेंट बोलते हैं। Recall different kind of mutation and their effects that you have already studied in chapter 5 and in the preceding section in this chapter. New mutation may arise in an individual either in somatic cell or in the germ cell. Cells that generate gamete in sexually reproducing organisms. और ट्रांसफर कौन सा म्यूटेशन करेगा? जो जर्म सेल में हुआ हो। सोमैटिक सेल में म्यूटेशन, हमारी स्किन में कुछ हो गया तो वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ी ना जाए। क्लियर? तो सोमा सेल के म्यूटेशन ट्रांसफर नहीं होते, दे आर एक्वायर्ड। वो आपको आफ्टर बर्थ मिले हैं, उससे जब तक वो गैमेटिक सेल में जर्माइनल सेल में नहीं होगा तब तक वो अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। तो या तो जाइगोट में म्यूटेशन हो तो वो आपकी पूरी बॉडी में जाएगा, लेकिन आपके सोमा सेल में म्यूटेशन है तो वो आपकी अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा, जर्माइनल सेल में होना चाहिए। है वो भी डिप्लॉयड। जर्म सेल्स क्या होती हैं? 2n। सोमा सेल क्या होती है? 2n। If a germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offsprings who can transmit the mutation, it can spread to the other members of population. If a germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offspring, अगर उसके ऑफस्प्रिंग होने में ऐसा कोई म्यूटेशन हुआ है कि उसकी फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो फर्टिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ा है मतलब वो बेबी बॉर्न कर सकता है, गैमेट बनेगा उसका। तो म्यूटेशन तो है इसलिए वो पॉपुलेशन में चला जाएगा, जो आपने इनहेरिटेंस में देखा ही है कि क्या पैटर्न चल रहा है। थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब वो ऑटोसोमल हो या सेक्स लिंक्ड हो,
ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो गैमेटिक में गैमेट के अंदर आ गया है और गैमेट के मेथड के फॉर्मेशन से देखो, देखो समझो इसको, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे ये कह रहा है ऐसा म्यूटेशन हुआ है जिससे उसकी फर्टिलिटी अगर अफेक्ट हो गई, उसके स्पर्म ही मोटाइल नहीं हो रहे, ठीक है, स्पर्म के काउंट कम हो गए, अगर इस तरीके के म्यूटेशन है तो ये पॉपुलेशन में जाएगा ही नहीं ना, अगली पीढ़ी नहीं आएगी, इट जनरेट्स इनफर्टिलिटी। लेकिन कोई ऐसा म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से गैमेट फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, लेकिन वो म्यूटेशन अभी एक्सप्रेस आगे होगा जाइगोट के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तो वो ट्रेवल कर जाएगा। क्लियर, वही कह रहा है। तो अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आल्सो गेट अफेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर म्यूटेशन। इसी को तो बोल रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। कौन सा? मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर। क्रोमोसोम एबरेशन की बात नहीं हुई, ये मेंडेलियन वाला है, कैरेक्टर वाले। Allelic, again recall the definition of allele from chapter 5. Sequence variation has traditionally been described as a DNA polymorphism if more than one variant at a locus occurs in human population with a frequency greater than 0.01. एक लोकेशन अगर पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हो और आपको उसके पर्टिकुलर 0.01 फ्रीक्वेंसी से ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर जीन का लोकेशन है, तो वो आइडेंटिफाई हो गया। ये भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डिसाइड हुआ था कि किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम को, एक हमने देखो मेरी बिल्डिंग का पता कर लो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बिल्डिंग का पता हो गया मतलब क्रोमोसोम पता है तुम्हें, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि उस बिल्डिंग में मैं कहाँ रहती हूँ, दैट इज द फ्लोर, आपने फ्लोर पता कर लिया। इस जीन, क्या ये इस जीन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, तो हमारे घर के अंदर आना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो क्रोमोसोम, लोकेशन, जीन, जीन की फंक्शन, हमारे घर के अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब एक सीक्वेंस है, डेप्थ है। और मुझे पता है मेरे से जेनेटिक्स पढ़ने के बाद ये तो रिलेट होना चाहिए एकदम अच्छे से कि क्या है ये, किस चीज की बात हो रही। ओके, और ये अगर अगर ग्रेटर है, ये कंडीशन दिया हुआ है 0.01 से ग्रेटर जा रहा है, इसका मतलब वो उसका लोकेशन है, बस इतना ही याद रखना। In simple terms, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred to as DNA polymorphism. और अगर इससे ज्यादा मिल रहा है तो उसी को आप बोलोगे कि ये म्यूटेशन बहुत सारे पॉपुलेशन के मेंबर में जा चुका है, इसका मतलब उसी से अराइज हो गया डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, और वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड है तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आ जाएगा। सिर्फ 5 मिनट। The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence would be higher, as mutation in these sequence may not have any immediate effect or impact in an individual's reproductive ability। जो बताया मैंने, ये वेरिएशन इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में क्यों गया, क्योंकि इसका रिलेशनशिप रिप्रोडक्शन से नहीं था, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी से रिलेशनशिप नहीं है, रिकॉम्बिनेशन से है, इनहेरिटेंस से है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को ये इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जाता जा रहा है और पॉपुलेशन में ये बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या हो गया, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को एनहांस कर दिया एक तरीके से। These mutation keep on accumulating generation after generation and form one of the basis of variability, और यही बेसिस है VNTRs का। तभी तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स आ गए हर इंडिविजुअल के अंदर। अगर सबको सेम होता तो ये पोर्शन कैसे इतना वेरिएबल हुआ, ये हमारे उन जीन में नहीं था जो कि हमें कुछ इम्पैक्ट कर रहे थे, ये हमारे उस पार्ट में नहीं है जो ह्यूमन के रिप्रोडक्शन से इम्पैक्ट हुए, लेकिन ये चल रहे थे, पैरेलली चल रहे थे, रिपीट्स बदलते गए, बढ़ते गए, चेंज होते गए, और इससे कई सारे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स जनरेट हो गए, दैट इज द बेसिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। There is a variety of different types of polymorphism ranging from single nucleotide, एक single हो सकता है, change to very large scale changes, या कई लंबे लेंथ का हो सकता है। For evolution, अब इसको अंडरलाइन कर लेना, for evolution and speciation, what is speciation? कौन बताएगा? What is speciation?
फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, डेवलपमेंट नहीं, कोई नई स्पीसीज फॉर्म हो गई, जो आप लिंक में देख रहे हो कि सभी आर्कीबैक्टीरिया से ही आए, हम सब आर्कीबैक्टीरिया से, प्लांट आर्कीबैक्टीरिया से, एवरीवन अराइजेस फ्रॉम द आर्कीबैक्टीरिया। तो चेंजेस जो हुए हैं वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज की वजह से अलग अलग होते जा रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज टर्म्ड एज स्पेशिएशन। तो आप इवोल्यूशनरी स्टडी करो या स्पीसीज के फॉर्मेशन की देखो, सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि जेनेटिक कोड तो कॉमन चले आ रहे हैं ना, बैक्टीरिया में भी वही कोड है, हमारे में भी वही कोड है, तो वेरिएशन के पीछे ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए इनको स्टडी करके इवोल्यूशनरी स्टडी की जाती है। एंड यू विल स्टडी दिस इन डिटेल एट हायर क्लास, पढ़ना जहां जाना वहां। The technique of DNA fingerprinting was initially developed by Alex Jeffrey, साइंटिस्ट याद रखना, कल साइंटिस्ट लिस्ट भेज दी है, देख लेना उसको। He used a satellite DNA as proof that show very high degree of polymorphism. हाई डिग्री होना चाहिए तभी बेटा स्टडी हो पाएगी, अगर लो डिग्री है तो फॉल्स मैच के चांसेस बढ़ जाएंगे। It was called as VNTR, variable number of tandem repeats. The technique as used earlier involves southern blotting. Western blotting यहीं पे लिख लेना, western blotting is used for protein. Western blotting used for protein sequencing या protein study. Protein study. Blot मतलब impression लेना, वो जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर लगाया ना, that is southern blotting. Plot ले लिया उसका। प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट एंड सदर्न ब्लॉट फॉर डीएनए एंड आरएनए। डीएनए लिखना। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल वीएनटीआर एज अ प्रोब। ठीक है बेटा, क्लियर है? हो जाएगा, एक बार ध्यान से पढ़ना। ये है अलग जैफ्रे जो कोड वोड लेके बैठ रहे हैं, देख रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कोड देख लिया इन्होंने। चलो मैं सर से जरा बात करके आ रही हूँ, फिर ये कंटिन्यू करती हूँ। आप यहाँ तक थोड़ा सा रिवाइज करो, रिवाइज करो फिर बात करो। बेटा मैं थोड़ा सा लेक्चर रोक रही हूँ। तो क्या क्या प्रोसेस में देखा हमने, अब ये एनसीईआरटी के स्टेप है बेटा, एकदम सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। इन सीक्वेंस को अरेंज करने का क्वेश्चन आता है, तो मैंने तो मेथड ही बताया, मेथड बताया तो सीक्वेंस की तो बात ही क्या बची। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए ऑब्वियसली आइसोलेशन के बाद ही होगा। बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जेनेटिक सीजन, ये भी पता है आपको। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, बेटा ये टेक्निक को मैच करने का आ सकता है, सीक्वेंस पूछ सकता है, ध्यान रखो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। ट्रांसफरिंग दैट इज प्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और नायलॉन मेम्ब्रेन। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल पीएनटीआर प्रोब, जो बेस्ड है टैंडम रिपीट्स पे, और रिपीट्स को लेके प्रोब डिजाइन कर लिया गया, और उस प्रोब से मैच अगर मिलेगा तो मैच मिल जाएगा उनको कि हाँ यही रिपीट्स इस पर्टिकुलर सैंपल में भी प्रेजेंट है। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए कैसे डिटेक्ट होगा? रेडियो आइसोटोप से, इसलिए प्रोब क्या थे? रेडियो आइसोटोप, तो यहीं पे लिख लेना। यूजिंग लेबल्ड जो है ना, ये लेबल क्या है? रेडियो आइसोटोप, रेडियो लेबल्ड ऐसे लिख लेना, रेडियो एक्टिविटी को शो करेंगे। एंड रेडियो एक्टिविटी आई थिंक पता होगी, हाफ हाफ रेडियो एक्टिविटी से एमसीक्यूज भी सॉल्व किया होगा, ठीक है, वही रेडियो एक्टिव है ये, केमिस्ट्री वाले। और टेक्निक क्या हो जाती है? ऑटो रेडियोग्राफी, सेल चैप्टर में ये भी पढ़ाया हुआ है, टूल्स एंड टेक्निक वाले पोर्शन में। A schematic representation of DNA fingerprinting is shown in figure 6.16. This is the figure, जिसको बस अब फिगर जो मैंने स्टेप बताया वो ध्यान रखने की कोशिश करो। तो पैटर्नल है, मैटरनल है, ऑब्वियसली कोई भी बंदा होगा उसके अंदर एक क्रोमोसोम फादर से, एक क्रोमोसोम मदर से आता है। क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 7-2, ये किसका दे रहा है भाई? डीएनए फ्रॉम, अच्छा ये ऊपर लिखना चाहिए, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल 1 एंड 2, मतलब ए और बी दोनों के पैटर्न दे रहा है। अब इसको हमने सेपरेट किया, तो कलर पे आप चलिए, जो ऑरेंज वाला है क्रोमोसोम 2, मतलब लाइटर है, उससे भी लाइट है ब्लू, सबसे आगे चल रहा है, जीत रहा है, ओके।
और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 16 छोटा मिल रहा है आपको। तो एक फ्रेगमेंट का सेपरेशन आपको दिख रहा है, उसके बेसिस पे आप जब मैच कराओगे, मतलब ये ए वेल, ये सी वेल है, ये ए वेल है, ये बी वेल है, एक में आपने जो क्राइम सीन से मिला है वो वाला डाल दिया, एक ही प्लेट के अंदर तीनों को सेपरेट करा रहा है, ठीक है। जो सैंपल मिला है उस सैंपल से एक जो आपको क्राइम सीन से मिला है वो सी में है, रन कर दिया, और एक इंडिविजुअल ए मतलब सस्पेक्ट 1, एक इंडिविजुअल बी मतलब सस्पेक्ट 2, और वैसे ये मैटरनल पैटर्नल लिया तो ये शायद बेबी का हो, बेबी का फाइंड आउट कर दो बेबी, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे मैच कर रहा है ना बेटा, देखो सस्पेक्ट बी, बी वाला जो है उसका मैच कर गया किससे, आपका ये वाला, आप इसको क्राइम सीन से जोड़ दो या जैसे, सिर्फ आपको ये देखना है कि जो सैंपल आपने लोड किया था उसका सैंपल मैच किया क्या जो ऑलरेडी नोन है, तो ये मैच कर गया तो ये इसका बेटा है, या बोल दो ये खुद वहां है, यही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लालजी सिंह बहुत ही जानदार शानदार इंसान है, बीएचयू के वीसी थे, आई थिंक लास्ट ईयर ये रिटायर्ड हो गए। तो फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं, इनसे मैं मिली भी हूँ, सेमिनार भी अटेंड किया हुआ है इनका, इवन मेरा भैया इनके अंडर में गया था इंटरव्यू देने, एकदम मैथ से इंजीनियरिंग वाले, वहाँ पे फोरेंसिक साइंस जो हैदराबाद में है सीसीएमबी, वहाँ पे गया था इंटरव्यू देने, तो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से गया था, तो डीएनए आरएनए पढ़ के गया था उस दिन। ठीक है, तो लालजिंग सिंह is an Indian scientist who worked in the field of DNA fingerprinting technology in India, where he was popularly known as father of Indian fingerprinting, और वाइस चांसलर ये अभी रिटायर्ड हुए हैं, रिटायर नहीं मतलब वहां से रिलीव हुए बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, चलो इसको आइडेंटिफाई करके बता जरा किससे मैच हो रहा है, ब्लड स्टेन जॉन से मैच हो गया, बहुत तेजी से मैच कर, चलो ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर एंड। और ये क्या दिखा रहा है, वही कि फ्यूचर ह्यूमन हमारे चिप में होगा, एकदम हमारे हाथ में होगा, उससे हमें हो करके क्या बनाना है वो देखो एक मूवी और आई थी विवेक ओबराय की, क्रिस 3, ऐसे काम कर ले रहा था, वो सब यही है, ठीक है। एक सिम्बियोट, अच्छा ये तो इंडियन वाले से बकवास होती है, एक तुम्हारे उसमें है हॉलीवुड मूवी में एक है सिम्बियोट पे, वेनम, वेनम मूवी, वो देखना कभी अगर नहीं देखा है, ठीक है। यही सारी टेक्नोलॉजी है, दो को मिक्स करके सिम्बियोटिक एसोसिएशन, उसको एक्टिव होने के लिए होस्ट चाहिए रहता है, उसके अंदर से आवाज आती रहती है। तो देखो थोड़ा साइंटिफिक मूवीज जो इस पे बेस्ड होंगी देखा करो कभी टाइम पास के लिए, तो आपको समझ में आएगा। बट यही चल रहा है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी को यूज करके किस तरीके से आप अपने अंडर में, आप जेनेटिक कंट्रोल पूरा आपके अंडर में होगा तो उसका फिनोटाइप आप ऑब्वियसली आपके कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया चैप्टर ओवर, एक अच्छा मेजर चैप्टर ओवर हुआ है। अब इसके बाद एनसीईआरटी देना फटाफट तो जरा मुझे, मैं आपको एवोल्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि इट विल टेक अगेन 10 to 15 डेज, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी नहीं पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, एंड देन पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके बाद आएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे, फिर देखेंगे इवोल्यूशन, फिर आएंगे बायोटेक्नोलॉजी। ओके, आपके बोर्ड में इवोल्यूशन चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी भी है ना, एक बार देखना बोर्ड की बुक अगर हो तो, बायोटेक्नोलॉजी होगा, इवन इकोलॉजी भी है, तो ये सारे चैप्टर हैं। इसके अलावा क्योंकि वहां पे भी टोटल 16 चैप्टर ही है, लेकिन वो दो दो चैप्टर एक एक में है, एनसीईआरटी के दो चैप्टर वहां एक चैप्टर, तो आप ऐसे देखोगे तो इकोलॉजी भी है आपका, इवोल्यूशन भी है, वेलफेयर वाला पता नहीं मुझे याद नहीं आ, इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर होगा, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का न्यूरल होगा, एंडोक्राइन होगा, और कोई है न्यूरल, और डाइजेशन वगैरह नहीं होगा। तो देखो चैप्टर क्या क्या है उसमें, अब तो अपने को पढ़ना तो सारा ही है और जनवरी तक सब खत्म करना,
मतलब जनवरी के बहुत पहले 10 जनवरी 15 जनवरी तक खत्म कर लेना, तो दिसंबर बहुत तेज चलेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन बैंक देख लेती हूँ मैं। ठीक है, देखती हूँ मैं। पीछे के बोले तो जो बुक की एक्सरसाइज होगी, हाँ वही रहते हैं, तो बोर्ड में भी वही क्वेश्चन आएंगे। ये मुझे लास्ट ईयर बच्चों ने बताए थे कि क्वेश्चन मैम आप इस पे ज्यादा मेहनत मत करो, आप पूरा पैटर्न यहाँ का महाराष्ट्र बोर्ड का ऐसे ही चलता है, बुक के पीछे की एक्सरसाइज दे देते। What combination of genes and of sickle anemia? Define allele, explain gene, name of the layer which supplies nourishment to the developing pollen grain. कि स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर टैपेटम लेयर आएगी। ठीक है, वन मार्क वाला है, डायरेक्ट टैपेटम लिखो। फ्रूट इनलिस्ट द वॉल लेयर ऑफ मैच्योर एंथर लेयरिंग माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ो। गिव द नेम ऑफ कैजुअल कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस, जेनेटिक डिसऑर्डर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आया था। Enlist the external genital organs in female. Which glands contribute fluids to the semen? Okay, semen का पूरा composition. What is genome? Which are the nucleosomal core histones? And enlist the characteristics of assisted pneumonia. Okay, sketch and label the structure of human sperm. Write note on Graafian follicle, ovarian follicle का structure. Enlist the parts of anatropous ovule. Okay, anatropous ovule का arrangement, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। Describe two devices by which cross pollination, reproduction वाले chapter का। Comment on any two mechanical contraceptive method, that is again reproductive health